हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआर पे स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपकी भेजी हुई क्रीपी या फिर हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज कभी मुझे सेंड करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। नॉर्मली तो मैं आप लोगों की स्टोरीज सुनाता हूँ, लेकिन आज की जो स्टोरी सबमिशन है वो मेरे पापा के थ्रू है। माय डैड रियली वांटेड मी टू टॉक अबाउट दिस थिंग, सो आई कांट रियली डिनाई हिज ऑर्डर्स। सो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पहाड़ की, एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्वत की, जिसका नाम है खैत पर्वत। परियों की कहानियाँ आप सभी लोगों ने सुनी होगी, कभी किताबों में तो कभी अपनी नाना नानियों से। और बचपन में हम सभी लोगों को ये सारी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं। और अगर तुम लोगों ने भी ये स्टोरीज बचपन में सुनी होंगी तो तुमने भी ये सोचा होगा कि क्या सच में कोई ऐसी जगह होती होगी जहाँ परियाँ रहती हैं। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि इंडिया में सच में एक ऐसी जगह है जहाँ परियों का वास है, और यहाँ सिर्फ एक परी नहीं बल्कि 9 परियाँ रहती हैं एक साथ। हमारे इंडिया में भी एक ऐसी जगह है जहाँ न सिर्फ ऐसा माना जाता है कि वहाँ परियां रहती हैं, बट इवन वहाँ के लोग का भी ऐसा ही कहना है कि उन्होंने वहाँ परियों को देखा है। तो वहाँ पे सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है, तो कभी कभी ये होता है कि जब यहाँ देवी हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, तो जैसे वहाँ कस्थल में होते हैं, जागर होते हैं, तो उस समय वो दिखाई देते हैं ऊपर चोटी। खैट पर्वत आपको साक्षात स्वर्ग नजर आएगा। और आप देखिए खैट पर्वत में किस तरह परियां किस तरह नृत्य करती हैं, परियां किस तरह आती है, और परियां आपको निश्चित ही आशीर्वाद दे के जाएंगी। इवन गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली इस जगह का नाम परियों का देश रखा है। जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड के ऋषिकेश से 133 किलोमीटर दूर है, और यहाँ जाने के लिए गढ़वाल जिले से उस गांव तक बाय रोड सफ़र करके फिर कुछ दूर पैदल सफ़र करना होता है, जिसके बाद आप पहुँच जाएंगे परियों के देश खैत पर्वत पर। गांव से 5 किलोमीटर दूर कहीं कहानियों और अनगिनत मिस्ट्रीज से भरा खैत पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है, और यहाँ बहती भीलांगना नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ावा देती है, क्योंकि मीलों की दूरी में खड़ा यह एक इकलौता पर्वत है। इसीलिए इसकी चोटी पर पहुँचते ही आपको ऐसा लगेगा एज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये पर्वत चारों ओर से हरी घास से ढका हुआ है, और यहाँ से कई वेल नोन पहाड़ जैसे केदारनाथ, मांडा और हिमालयाज की बर्फ से ढकी चोटी भी साफ नजर आती है। लेकिन जितनी सुंदर ये जगह है उतनी ही मिस्ट्रीज भी यहाँ छुपी हैं। यहाँ कई ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं जो इस जगह को अपनी मिस्टिकल वाइब्स देती हैं। जैसे यहाँ के पेड़ पौधे कभी नहीं मुरझाते, और यहाँ पूरे साल हरियाली बनी रहती है, और हमेशा फल फूलों से पेड़ भरे रहते हैं। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बिना किसी के उगाए अपने आप ही लहसुन और अखरोट की खेती हो जाती है। यहाँ इतने अलग अलग तरह के फूल उगते हैं जो आसपास और कहीं नहीं पाए जाते।
और जब कोई इन्हें यहाँ से ले जाकर कहीं और लगाने की सोचता है तो वो खैत पर्वत की मिट्टी से निकलते ही खराब होकर मुरझा जाते हैं। यही नहीं, यहाँ की एक ऐसी गुफा भी है जिसका कोई अंत नहीं है और आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि ये गुफा कहाँ जाके कहाँ ख़त्म होती है। और उस पूरी गुफा पर काफ़ी सारी सांप की नक्काशी भी करी गई है, जिन्हें लॉर्ड शिवा की कहानियों से भी बहुत बार जोड़ा जाता है। ये जगह इन सभी स्ट्रेंज चीज़ों के लिए तो फेमस है ही, लेकिन जो चीज़ इसे इतना मिस्टीरियस बनाती है वो है यहाँ परियों का दिखना। यू हर्ड इट राइट, खैत पर्वत पर असली में परियां रहती हैं। यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग उन्हें कई बार खैत पर्वत पर परियां नजर आई हैं और यही रीज़न है कि इस जगह को अपना नाम परियों का देश भी मिला है। लेकिन ये परियां आए कहाँ से और इनका ओरिजिन क्या है? पौराणिक कहानियों के अकॉर्डिंग टिहरी गढ़वाल के राजा आशा रावत कुछ समय के लिए थैट गांव में रुकने के लिए आए थे, जहां वो दीपा पवार नाम की एक शख्स के घर रुके, जिसने राजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उनकी काफ़ी खातिरदारी करी थी। जब दीपा पवार ने राजा से गांव आने का रीज़न पूछा तो राजा ने बताया कि उन्हें दीपा की छोटी बहन देवा से शादी करनी है। ये सुनकर गांव के सभी लोग और दीपा काफ़ी खुश थे और उसके बाद राजा ने देवा से शादी कर ली और देवा टिहरी गढ़वाल की रानी बन गई। उन दोनों की 9 बेटियां थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी और वो बेहद ही खूबसूरत थी। जब वो 12 साल की थी तो उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने शेम नागराज दिखाई दिए और शेम नागराज ने उन्हें अपनी रानियां बना लिया। अगली सुबह जब सभी बहनें उठी तो पूरे गांव में अंधेरा हो रहा था और सिर्फ खैत पर्वत पर ही धूप निकली हुई थी। जब सूरज की तलाश में सभी बहनें खैत पर्वत पर गई तो वहां पहुंचते ही वो परियां बन गई थी और आज भी वो परियां खैत पर्वत पर मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है कि खैत पर्वत पर 9 परियां रहती हैं जो इस जगह की और आसपास के गांव की रक्षा करती हैं। उत्तराखंड में हर किसी का इस कहानी पर पक्का विश्वास है और इसीलिए जब भी वहाँ कुल देवता की पूजा होती है तो आज भी राजा आशा रावत और रानी देवा, उन दोनों की ये कहानी पढ़ी जाती है। वैसे तो खैत पर्वत से जुड़े कई किस्से और कहानियां हैं जो वहाँ परियों के होने का प्रूफ देते हैं और वहाँ रह रहे लोगों से भी अक्सर काफ़ी बार उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए मिल ही जाते हैं। लेकिन खैत पर्वत में एक और ऐसी कहानी है जिसके बाद सभी को और ज़्यादा यकीन हो गया था कि इस पर्वत पर असल में परियां रहती हैं। जीतू बगद्वाल बावगड़ी गांव का रहने वाला था और अपने छोटे भाई के साथ खेती करके अपना घर चलाता था। वो उसके परिवार में उसके माँ बाप
उसका छोटा भाई और उसकी एक बहन रहती थी जिसकी शादी हो चुकी थी। जब उनकी फसल की रुपाई का टाइम आता था तब वो पंडित जी के पास जाकर एक शुभ दिन पूछते थे जिस दिन वो अपनी फसल की रुपाई कर सकें। लेकिन इस बार जब जीतू का छोटा भाई रुपाई के लिए शुभ दिन पूछने के लिए पंडित जी के पास गया तो उन्होंने उसे बताया कि इस बार उनके लिए कोई भी शुभ दिन नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्हें फसल की रुपाई तो करनी ही थी। इसीलिए पंडित जी से काफ़ी विनती करने के बाद उन्होंने उसे एक सलूशन बताया कि अगर तुम 6 गति आषाढ़ से पहले अपनी बहन शोभनी को उसके ससुराल से ले आओ तो उसके हाथ से तुम रुपाई शुरू करवा सकते हो। जब ये बात जीतू के भाई ने घर जाकर बताई तो जीतू की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बहन घर आ रही थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसकी बहन को ससुराल से लाने का मतलब था भारना से मिलना, जिसे जीतू बहुत प्यार करता था। इसलिए उसने झट से अपने घर कह दिया था कि शोभनी को लेने उसके ससुराल वही जाएगा। जिस दिन जीतू अपनी बहन शोभनी को लेने जा रहा था उस दिन बहुत से अपशगुन हुए उसके साथ। जीतू के घर से निकलने से पहले उसकी बकरी ने भी छींक दिया था, जिसके बाद जीतू की माँ ने उसे रतनाल जाने से मना कर दिया था। लेकिन जीतू के दिल और दिमाग पर भारना से मिलने का भूत सवार था। इसीलिए उसने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी बांसुरी लेकर वो रतनाल के लिए निकल गया। बागुड़ी से रतनाल का सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन भरना से मिलने की खुशी में मानो जीतू को कोई थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। वो बिना रुके बस अपना सफ़र करता रहा और चलते चलते पहुंचा खैत पर्वत पर। खैत पर्वत की खूबसूरती देखकर जीतू का मन जैसे और खुश हो गया था। चारों तरफ हरियाली से ढका पर्वत, सुकून भरी हवा और इतने तरह के फल और फूल दिखे उसे कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि धरती पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। वहाँ की मीठी हवा में सांस लेने के लिए और कुछ देर आराम करने के लिए जीतू वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और अपनी आंखें बंद करके बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी सुन के तो मानो पूरा पर्वत ही मदहोश हो गया था और वहाँ का पत्ता पत्ता जीतू की बांसुरी की धुन पर नाच रहा था। जीतू भी बांसुरी बजाने में इतना खो गया था कि उसे समय का भी कोई ध्यान नहीं रहा। कुछ देर बांसुरी बजाने के बाद उसे अपने आसपास के गांव से आवाज़ें आ रही थी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 9 बेहद खूबसूरत परियां उसकी बांसुरी की धुन में झूम रही थी। ये देखते ही जीतू रुक गया और उसके दिमाग में अब 100 सवाल आ रहे थे। पर जैसे ही बांसुरी की आवाज़ बंद हुई तो उन परियों ने जीतू को अपने साथ चलने के लिए कहा। जीतू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। उसने इन परियों की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन कभी उन पर यकीन नहीं करा था। अब वो परियां उसके सामने खड़ी थी और उसे बस अपनी माँ की कही कहानी याद आ रही थी कि कभी भी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो अपने कुल देवता को याद कर लेना। इसलिए जीतू ने अपने कुल देवता को याद किया और मदद के लिए उनसे प्रार्थना की। लेकिन उन परियों पर किसी भी देवी देवता का कोई बस नहीं था, क्योंकि जीतू ने ही उन परियों को अपनी बांसुरी बजाकर बुलाया था। इसलिए वो समझ गया था कि ये परियां अब उसे ले जाएंगी। जीतू ने उनसे काफ़ी विनती की कि उसे ना ले जाए, लेकिन परियों की जिद के आगे जीतू की एक न चली। जीतू के दिमाग में ये आया कि भला मैं इनके साथ कैसे जा सकता हूँ। अभी बहुत से काम थे जो मुझे पूरे करने हैं। उसे अपनी बहन को लेके जाना था ताकि वो अपनी बंजर पड़ी ज़मीन पर फिर से फसल उगा सके और अपने घर वालों का पेट भर सके। उसे भरना से भी मिलना था
और सबसे ज़रूरी उसे भरना को बताना था कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही थी, जो उससे बार बार मना कर रही थी कि वो इतने अपशगुन के बाद रत्नाल के लिए ना जाए। उसे अब अपनी माँ की बात न सुनने का अफसोस हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने उन परियों से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। उसने उन परियों से कहा कि वो उसे अपने साथ आज न ले जाकर 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाए, जिससे वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ले। परियों ने जीतू की ये बात मान ली और वो वहां से चली गई। जीतू वहां से उठा और एक भारी मन के साथ रत्नाल पहुंच गया। भरना को देखकर जीतू समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। ये उसकी भरना के साथ आखिरी मुलाकात थी, इसीलिए उसने भरना को सब सच बता दिया और ये भी बता दिया कि वो उससे कितना प्यार करता है। कुछ दिन रत्नाल में रुकने के बाद जीतू भरना को अलविदा कहकर अपनी बहन शोभनी को लेकर दोबारा अपने गांव आ गया। देखते देखते 6 गति आषाढ़ का दिन भी आ गया था। फसल की रुपाई के लिए पूरे गांव ने जैसे कोई त्योहार मना रखा था। सभी लोग तैयार थे और पंडित जी के कहने के मुताबिक सबसे पहले शोभनी ने फसल की रुपाई करी और उसके बाद जीतू ने हल लगाना शुरू कर दिया था। पर कुछ ही देर में वहां अपने वादे के मुताबिक 9 परियां आई और जीतू को लेकर धरती में ही समा गई थी। जीतू के जाने के बाद उसके परिवार को काफ़ी मुश्किलें झेलने पड़ी थी, लेकिन जीतू ने जाने के बाद भी अपने परिवार का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। जब भी उसके परिवार पर, गांव वालों पर कोई भी मुश्किल आती तो जीतू उनकी मदद करता था। और यही देखकर बगुड़ी के राजा ने ये ऐलान कर दिया था कि अब से जीतू को एक देवता का दर्जा दिया जाएगा और इसीलिए आज भी जीतू बगड़वाल के लिए गांव में गाने गाए जाता है और उनकी पूजा भी होती है। ये परियां जीतू को क्यों ले गई, कहाँ ले गई, इस चीज़ का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है कि ये परियां जीतू से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। उनके कोई इल इंटेंशंस नहीं थे, वो बस जीतू जैसे साफ मन के आदमी को अपने साथ रखना चाहती थी। इतना ही नहीं, खैत पर्वत पर एक और ऐसी जगह है जो इतनी ही मिस्टीरियस है और वो है वहाँ का मंदिर, खैत खल मंदिर। लोकल्स के अकॉर्डिंग मंदिर में जो देवी की मूर्ति है उसकी पूजा करने के लिए खुद परियां वहाँ आती हैं और मंदिर के पास रह रहे लोगों ने भी अक्सर रात में पायल की और चूड़ियों की आवाज़ यहाँ सुनी है। हर साल जून के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें न केवल आसपास के गांव के लोग बल्कि पूरी दुनिया से कई टूरिस्ट इसमें शामिल होने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन ये मेला बाकी नॉर्मल मेले की तरह नहीं होता है। इसमें जो लोग भी शामिल होते हैं उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है, जैसे कि यहाँ कोई भी शोर नहीं करता, क्योंकि वहाँ रह रहे लोगों के अकॉर्डिंग परियों को किसी भी तरह का शोर, हल्ला गुल्ला ये सब पसंद नहीं है और ऐसा करने से उन्हें गुस्सा आ जाता है और गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि वो परियों को गुस्सा दिला दे। जीतू के साथ जो भी हुआ उसके बाद से खैत पर्वत पर कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक प्ले नहीं करता, क्योंकि धुन या म्यूज़िक परियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही रीज़न है कि कोई ब्राइट कलर के कपड़े भी नहीं पहनता यहाँ, क्योंकि जो कुछ भी जीतू के साथ हुआ था, भला या बुरा, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके साथ हो। कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता है, इसलिए यहाँ रह रहे लोगों ने इन बातों का खास ख्याल रखा है और जो भी ट्रैवलर्स इधर आते हैं उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखने के लिए सलाह दी जाती है। खैत पर्वत पर परियों के होने की बातें सिर्फ किस्से और कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली भी इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, उन्होंने भी इस पर्वत पर काफ़ी रिसर्च कर रखी है और उनका भी ऐसा कहना है कि यहाँ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है।
खैत पर्वत के इन सभी वंडर्स की वजह से ही ये मिस्ट्री और एडवेंचर का परफेक्ट बैलेंस है। यहाँ जो भी घूमने के लिए आते हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम से कम नहीं होता। भले ही यहाँ आए लोगों को परियां दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती में घूमना और रहना किसी फेरी लैंड में घूमने से कम नहीं होता है। If you're watching this video from Uttarakhand, then do let me know अगर तुम्हारे पास वहाँ की और ऐसी कोई स्टोरी होगी तो। I will try to be faithful to them and I will try to make a video on them so that we can educate more people. But with that, I hope that you guys like this video and I will see you in the next one. Bye bye.